हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट राजवीर सिंह, आपका अपना दोस्त, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल IGTM टैक्स एडवाइजरी पर, जिस पर हम बात करते हैं इनकम टैक्स, GST, TDS और MSME से रिलेटेड टॉपिक्स की, अपडेट्स की। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि GST के अंदर है। GSTR 9 ऑब्लिक एनुअल रिटर्न भी इसको कहा जाता है। 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ कि GSTR 9 क्या है और क्यों हम पे एप्लीकेबल है। GST एक्ट में एक सेक्शन 44 है जो ये कहता है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि GST में रजिस्टर्ड है उसको साल के अंत में 31 दिसंबर से पहले एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी। इसमें कुछ एग्जेम्पशन भी है, कुछ टैक्स पेयर्स को एग्जेम्प्ट किया गया, जैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगर कोई रजिस्टर्ड है इस वाले रजिस्ट्रेशन में, ISD रजिस्ट्रेशन में, कोई 51, 52 में TCS TDS ऑपरेटर के रूप में रजिस्टर्ड है, कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। तो ऐसे जो पर्सन हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया इस रिटर्न को भरने से। साथ ही एक नोटिफिकेशन नंबर 32/2023 है जो कहता है कि जिस किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन की एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड 2 करोड़ से नीचे है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है GSTR 9 ऑब्लिक एनुअल रिटर्न भरने से। और साथ ही इसमें एक प्रोवाइजो है जो ये कहता है कि यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको फाइल करनी है, 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको इसके साथ GSTR 9 के साथ एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी देनी होगी जो GSTR 9C फॉर्म में जाएगी। तो मैंने आपको ये बताया कि 31 दिसंबर से पहले आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 की एनुअल रिटर्न एज वेल एज इफ एप्लीकेबल 9C भी फाइल करनी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम GSTR 9 को भरते समय किन बातों का ध्यान रखें और किस फील्ड में, किस टेबल में कौन सी फिगर्स को आपको रिपोर्ट करना है। इस वीडियो को हम 3 पार्टों में रिलीज करेंगे। पहले पार्ट में हम आउटपुट की बात करेंगे जिसमें टेबल 4, GSTR 9 की टेबल 4, 5, 9, 10, 11 एंड 17 टेबल के बारे में बात करेंगे। और साथ ही नेक्स्ट वीडियो में ITC की टेबल नंबर 6, 7, 12, 13 के बारे में बात करेंगे। तो और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल वीडियो होगी, जो भी क्वेरीज हमारे पास आएंगी आपकी तरफ से उन सब का सॉल्यूशन प्रैक्टिकली हम देंगे उस वीडियो में। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। GSTR 9 के इस फॉर्म के बारे में जानते हैं जो कि GST लॉ में दिया गया है। इसमें कौन सी टेबल में क्या डिटेल्स फिल करनी है हम इसके बारे में जानेंगे। अभी मैं आपके सामने जस्ट ए मिनट एक फॉर्म ओपन कर रहा हूँ GSTR 9 का, जो कि ये खुल चुका है। आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा GSTR 9 फॉर्म जो कि रूल 80 के थ्रू गवर्न है एनुअल रिटर्न का। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6, इसमें 6 पार्ट हैं। तो पार्ट 1 में क्या है ये मैं आपको फर्स्ट रिकैप में बता देता हूँ। पार्ट 1 में हमारा GST नंबर, नाम, ट्रेड नेम, फाइनेंशियल ईयर, ये डिटेल्स अवेलेबल हैं। पार्ट 2 इज फॉर आउटपुट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, चाहे वो टैक्सेबल है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड है, चाहे वो RCM की है। पार्ट 3 हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है और पार्ट 4 हमारा टैक्स पेएबल इज इक्वल टू टैक्स पेड, यानी कि आपका कितना टैक्स बना और आपने कितना पे किया इसके बारे में है। पार्ट 5 उन ट्रांजैक्शंस के बारे में है जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेट होती हैं, मगर उनकी रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एक स्पेसिफाइड पीरियड तक की गई है। पार्ट 6 बाकी अदर डिटेल्स के लिए लाइक रिफंड, डिमांड, जॉब वर्क, HSN समरी, और अगर आपकी रिटर्न लेट है तो लेट फीस भी पार्ट 6 का ही पार्ट बनेगी। तो मैंने पहले बता दिया कि आपके पार्ट 1 में आपका सिर्फ नाम, GST नंबर, फाइनेंशियल ईयर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, ये डिटेल बेसिक डिटेल हैं, ये ऑटोमेटिकली भरी हुई आएंगी आपकी GSTR 9 के फॉर्म में। लाइक दिस, इफ यू कैन डाउनलोड फ्रॉम GSTN, ये डिटेल्स GSTR 9 का ये फॉर्म है जो कि मैंने GSTR 9 के अंदर जाके GST पोर्टल पर जाकर के डाउनलोड किया है।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर्म GSTR 9, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये पार्ट 1 जो है ये आपका हर सीट पे इस पे मिलेगा एक्सेल के अंदर जब आप जाओगे। तो ये बाय डिफॉल्ट भरा हुआ था, मैंने डिटेल्स को प्राइवेसी रीजंस की वजह से डिलीट कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं हम इस फॉर्म में। इसमें अगला पार्ट है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि यदि आपने इस टर्म को समझ लिया, पार्ट सेकंड में जो लिखिए कि भाई आपने पार्ट सेकंड में क्या डिटेल्स देनी है, आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई जो कि आपने ड्यूरिंग द पीरियड की है। अब इसमें इन्होंने पार्ट सेकंड में 2 टेबल्स बनाई, टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 4 क्या है? टेबल नंबर 4 एक ऐसी डिटेल्स आपको देनी है, लाइक एडवांस की आपको डिटेल देनी है। आप सभी को पता होगा जीएसटी लॉ में एडवांस लेने पर जीएसटी का प्रोविजन है सर्विस के केस में, ये गुड्स के केस में नहीं है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि आपने कोई आउटवर्ड करी सप्लाई और इनवर्ड करी कोई सप्लाई, मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन विच टैक्स इज पेएबल। तो ये जो टैक्स इज पेएबल है ना, ये मेजर कंसर्न है कि टैक्स अगर पेएबल है किसी भी आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई और एडवांस पे, तो वो आपकी टेबल नंबर 4 का पार्ट बनेगा। मैं फिर से बता देता हूं, यदि कोई भी टैक्स पेबल है या पेड है तो वो टेबल नंबर 4 का पार्ट बनेगा। इनवर्ड इसलिए कि आरसीएम की जो सप्लाई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो सप्लाई है जिसमें हम खरीदते हैं तो हमें टैक्स देना होता है, वो डिटेल्स भी इसी के अंदर आएंगी, इसलिए यहाँ पे इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई दी हुई है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। टेबल 4 के ए पार्ट में क्या आएगा? सबसे बड़ी चीज कि जब भी आप GSTR1 भरते होगे तो उसमें GSTR1 के अंदर B2C की सप्लाई दिखाते होगे, तो जो B2C की सप्लाई वहां पे दिखाई है वो ऑटोमेटिकली उठ करके GSTR9 के 4A का पार्ट बन जाएगी। उसके बाद सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B, यानी कि आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है और GSTR1 में आपने उसकी GST डिटेल्स डाली थी, तो वो ऑटोमेटिकली उठ करके 4B का पार्ट बनेगी GSTR9 के, टेबल 4 के पार्ट बी में। पॉइंट नंबर बी आप कह सकते हो। और ये ऑटोमेटिकली जब आप फॉर्म डाउनलोड करोगे GSTR9 का GST पोर्टल से, तो ऑटोमेटिकली भरी आएगी अपने GSTR9 को जब आप डाउनलोड कर, तो जब ये भरी हुई आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिगर्स दिख जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको सामने दिख रही है। मगर ये सारे फील्ड्स एडिटेबल हैं, जो एडिटेबल नहीं है वो मैं बता देता हूँ, साथ के साथ कंटिन्यूटी में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फील्ड अनएडिटेबल है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। अब आता है टेबल 4 का सी पार्ट, जो कहता है जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट सप्लाई टू SEZ। एक्सपोर्ट हम 2 तरीके से करते हैं, टैक्स पे भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो जो टैक्स पे होगा जिस पे, यानी कि ऊपर लिखा है टैक्स पेएबल, तो इस पे टैक्स पेएबल है, तो जीरो रेटेड सप्लाई जो कि आपने एक्सपोर्ट करी है SEZ के अलावा यहाँ पे रिपोर्ट होगी, ये ऑटोमेटिकली आपकी GSTR1 से उठ के आएगी। उसके बाद पार्ट डी टेबल 4 का, सप्लाई टू SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आप SEZ को सप्लाई कर रहे हो with payment of tax, then you will have to report your figures in table 4D point, जो कि also GSTR1 से ऑटो पॉपुलेटेड आएगी अगर आपने भरी है तो। अगर नहीं भरी है और आपको लगता है यहाँ पे डालनी चाहिए, then you will have to manually report it। उसके बाद डीम्ड एक्सपोर्ट सेक्शन 147 में जो सरकार ने बताया कि इन गुड्स और सर्विसेज को हम डीम्ड एक्सपोर्ट की कैटेगरी में लेके जाएंगे, जो कि हमारे किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से एक्सपोर्ट किए जाएंगे। डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं होती, मगर बाय डिफॉल्ट उनको डीम्ड एक्सपोर्ट माना गया एज पर सेक्शन 140। उसके बाद मैंने आपको बताया था एडवांस पे आपको GST देना होगा यदि आपने सर्विस की सप्लाई की है और आपने एडवांस लिया हुआ है, मगर वो एडवांस जो कि आपने 31 मार्च 2023 से पहले जिसके अगेंस्ट आपने इनवॉइस इशू नहीं किया है, वो वाला एडवांस आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। ये भी ऑटोमेटिकली GSTR1 से उठ के आएगा। उसके बाद जी पॉइंट,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 जो कहता है कि हम सरकार ये बताएगी कुछ गुड्स और सर्विसेज जिन पे आपको आरसीएम में टैक्स देना होगा, यानी कि उसमें रिसीवर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज विल पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेगी? ये जीएसटीआर 3B की टेबल 3 के क्लॉज डी से मिलेगी, जहाँ पे आप 3B भरते समय आरसीएम की लायबिलिटी को रिपोर्ट करते हो। तो ये ऑटोमेटिकली उठ के आएगी, आप इसको चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो अकॉर्डिंगली। उसके बाद 4G में आपको इन सब का टोटल दिखाना है, यानी कि ए से लेके जी तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बता दिया कि भाई अब आपने ऊपर सप्लाई कर दी, मान ली हमने सप्लाई कर दी, तो आपने कुछ क्रेडिट नोट भी इशू किए होंगे, कोई डेबिट नोट भी इशू किया होगा। देन यू विल हैव टू रिपोर्ट दैट ए डेबिट एंड क्रेडिट नोट इन आई क्रेडिट नोट, यानी कि माइनस होगी आपकी फिगर, और जे इज इक्वल टू प्लस होगी आपकी फिगर। उसके बाद उन्होंने कहा के और एल जो हमने बनाए वो बाय डिफॉल्ट, मान लीजिए आपका 1 लाख का इनवॉइस था, आपने गलती से उसको 10,000 रुपये दिखा दिया GSTR1 भरते समय, और अगले महीने की जब आपने GSTR1 भरी तो आपने उस फिगर को ठीक करके 1 लाख रुपये दिखा दिया। तो 90,000 की जो इंक्रीज हुई वैल्यू वो ऑटोमेटिकली इसका पार्ट बनेगी, जो कि सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट के थ्रू एडिशन हुई। इसको आपने यहाँ पर रिपोर्ट करना है। अगर ये आप चाहो तो 4B का या जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये एप्लीकेबल होता है वहां पर ऊपर भी दिखा सकते हो, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपका एल आ गया। यदि आपने 10,000 का बिल था, गलती से 1 लाख का दिखा दिया, तो नेक्स्ट GSTR1 में आपने उसको क्या करा, 10,000 का कर दिया, तो जो 90,000 का फॉल आया वो आपका यहाँ पे माइनस में दिखेगा। आप इसको चाहो तो ऊपर नेट ऑफ रिपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आता है एम ये बताता है आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, प्लस अमेंडमेंट और माइनस अमेंडमेंट से जो भी एडिशन डिलीशन हुए आपके एज इट इज यहाँ पे टोटल हो जाएंगे। उसके बाद 4N जो कि मेजर है, 4N से सारी चीजें कवर होती हैं इस GSTR9 की। तो 4N में हमने क्या करा, 4H जिसमें हमारा आउटपुट साइड का पूरा टोटल है, और 4I J K L का टोटल आपने M में डाला। तो इन दोनों को टोटल करोगे तो 4N आपका बन के आएगा, जो ये कहता है कि आपके आउटपुट सप्लाई माइनस आपका क्रेडिट डेबिट नोट का जो नेट ऑफ फिगर्स है, अगर वो डेबिट प्लस में है तो प्लस हो ही जाएगा, अगर प्लस में नहीं है तो वो माइनस में हो जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे डालना। उसके बाद आपकी लायबिलिटी भी एज इट इज आ जाएगी। अब क्या होगा, ये जो लायबिलिटी है, मैं डायरेक्ट टेबल 4 से टेबल 9 पे जाऊंगा ताकि आपको पता चले कि इस 4N का क्या फायदा है। तो आपको क्या करना है, जब GSTR9 की 9 टेबल भरेंगे तो 9 के पेबल में, टैक्स पेबल में आपको फिगर कहां से उठानी है, आपको फिगर उठानी है 4N से, जो कि आपकी लायबिलिटी होगी ऑन विच टैक्स पेबल और पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि टैक्स पेबल एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि यदि मान लीजिए आपने कोई सप्लाई दिखाई GSTR1 में, 3B में भी दिखा दी, सब ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी GSTR1 का पार्ट बनी, तो वहां पे आ गई। मगर कोई सप्लाई गलती से आपने दिखाई नहीं पूरे साल, तो वो भी आपका इसी का पार्ट बनेगी पूरे साल। या फिर आपने कभी GST में दिखाई नहीं, मान लीजिए आपके 100 रुपये ऐसे थे या 1000 रुपये ऐसे थे जो आपने कभी दिखाए ही नहीं, तो आपकी टेबल 4 का पार्ट बनेगी, और टेबल 4 से वो लायबिलिटी उठ के कहाँ आएगी, GSTR9 के टैक्स पेबल में। ये ऑटोमेटिकली उठ के आती है पहले, ये GSTR3B की जो टैक्स पेबल वाली हिस्ट्री है वहाँ से उठ के आती है, और ये वाला जो पार्ट है जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है पेड वाला, डिक्लेयर्ड वाला, ये GSTR3B की टेबल नंबर 6 से उठ के आता है, जहाँ पे वो एडजस्टमेंट के बारे में बताता है। तो हमें क्या करना है, टैक्स पेबल, भाई हमारी टेबल 4N ही तो फाइनल है जिसमें टैक्स पेबल बना, तो उस टैक्स पेबल को हमने यहाँ डालना है, और हमें एक बार बस क्रॉस चेक करना है कि भाई ऐसा देख लें कि टैक्स पेबल हमारा जो 4N से उठ के आया है, जो 9 का पार्ट बना है, उतना ही टैक्स क्या हमने 3B में पे कर दिया। क्योंकि ये वाली जो फिगर्स हैं आपकी, ये सारी की सारी फिगर्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स पेड थ्रू कैश, ये सारी की सारी फ्रीज्ड फिगर हैं, ये ऑटोमेटिकली 3B से उठ के आएंगे। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया
कि भाई टैक्स पेएबल माइनस में जो हमने कैश में SC/GST, SGST, IGST जो ITC से एडजस्ट किया वो पैसे के बाद कितना डिफरेंस आया, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब आपकी डिटेल्स बिल्कुल सही हैं। यदि यहाँ पे कोई डिफरेंस निकल के आता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है, अगर पॉजिटिव डिफरेंस है तो आपकी लायबिलिटी ज़्यादा की थी जो आपने 4N में भी दिखाई है, मगर 3B में आपने प्रॉपर पे नहीं करी है। और अगर माइनस में है तो इसका एक ही मतलब है कि आपकी मान लीजिए टैक्स लायबिलिटी कम थी और आपने पे ज़्यादा का किया। तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि हो सकता है आपने लास्ट ईयर की कोई रिपोर्ट इसमें डिक्लेयर करी हो, फाइनेंशियल ईयर में R1 3B भरते समय, तो वो इसका पार्ट रहेगी। तो वो आपको रिकन्सिलेशन बना के रखना होगा कि आपका वो डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट टेबल 4 से टेबल 9 पे आ गया। अब मैं आ जाता हूँ वापस टेबल नंबर 5 पे। अब 5 की भी कहानी बिल्कुल सेम है जैसी 4 की है। 4 में कहा कि आउटपुट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई और एडवांस ऑन विच टैक्स इज पेएबल। अब यहाँ पे क्या कहा इन्होंने कहा आउटवर्ड सप्लाई, ओनली ऑन आउटवर्ड सप्लाई, जिस पे आपको टैक्स नहीं पे करना, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, जिस पे आप लायबल नहीं हो टैक्स पे करने के लिए। तो इन्होंने कहा टेबल 5 में हमने बाइफर्केशन दे दी कि किस किस डिटेल्स को आपने कहाँ कहाँ दिखाना है। तो टेबल 5 के ए पार्ट में, ए पॉइंट में, जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अब यहाँ पे इन्होंने कहा बिना टैक्स वाली सप्लाई दिखानी है। तो जो हमने एक्सपोर्ट करी बिना पेमेंट के विद LUT और वाट एवर रीजन, वो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। उसके बाद एनीथिंग, मेरे पास ऐसी कोई फिगर है नहीं इस परफॉर्मे में, इसलिए मैंने यहाँ पे मैनुअली डाल दी। उसके बाद आता है SCZ सप्लाई, जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया। आप सभी को पता है SCZ एक्ट 2005 के तहत GST नहीं लगता उन सप्लाई पे जो आप SCZ में, उनको आउट ऑफ इंडिया की सप्लाई माना जाता है, एज ए एक्सपोर्ट ट्रीट किया जाता है। और विद LUT हमें बिना पेमेंट ऑफ टैक्स के वो सप्लाई कर सकते हैं, वो भी हमने कर दी। उसके बाद हमने पढ़ा था 4G में, क्या सीखा था कि जिस पे RCM लायबल है, हम परचेज कर रहे हैं, वो रिपोर्ट हमें करनी है। अब यहाँ पे हमें क्या रिपोर्ट करनी है, क्लॉज C के अंदर 5 के सप्लाई ऑन विच टैक्स टू बी पेड बाय द रिसिपेंट, यानी कि अब हम सप्लायर हैं और सामने वाला हमारी सप्लाई पे RCM में टैक्स पे करेगा। दैट टाइप ऑफ सप्लाई नीड टू रिपोर्ट इन दिस 5C, क्योंकि इस पे भी टैक्स हमें नहीं देना, ये भी हमारे लिए एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। उसके बाद आता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई एंड निल रेटेड सप्लाई। जिन दोनों को सरकार ने कहा आप ऑप्शनली किसी एक में भी नेट ऑफ करके दिखा सकते हो, मगर ये दोनों क्यों डाली गई 5D और 5E के बारे में बता देता हूँ। एग्जेम्प्टेड सप्लाई मीन्स दो सप्लाई हु हैज बीन एग्जेम्प्टेड बाय एनी नोटिफिकेशन, किसी नोटिफिकेशन के द्वारा उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, वो वाली सप्लाई एग्जेम्प्टेड सप्लाई होती है। और रिलेटेड सप्लाई इससे बिल्कुल डिफर। जब GST एक्ट आया था, जब शुरुआत में नोटिफिकेशन आया था कि इन गुड्स पे ये रेट लगेगा, इन सर्विसेज पे ये रेट लगेगा, तो जिन गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट सामने लिखा है 0, इट्स मीन्स दे आर निल रेटेड, बाय डिफॉल्ट निल रेटेड, उनको कभी भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। मगर जो एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं उस नोटिफिकेशन के वजूद तक ही वो एग्जेम्प्टेड हैं। जिस दिन वो नोटिफिकेशन जिसके थ्रू उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया विड्रॉ कर लिया जाता है या उसकी एंट्री डिलीट कर दी जाती है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स लायबिलिटी ऑन दैट। तो इन दोनों में यही फर्क है। एग्जेम्प्टेड मीन्स बाय नोटिफिकेशन यू हैव एग्जेम्प्टेड सम सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, एंड इन रिलेटेड द एक्चुअल दे हैव 0 टैक्स ऑन दैट। उसके बाद नॉन GST सप्लाई इंक्लूड्स नॉन सप्लाई, नो सप्लाई, F5F, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आपने पढ़ा होगा सेक्शन 8 जिसमें लेविएबल, सेक्शन 8 या 9 में लिखा है कि किन किन चीज़ों पे, किन किन गुड्स पे और सर्विसेज पे GST नहीं लगेगा, तो वहाँ पे पेट्रोल है, डीजल है, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन भी थी, एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये कुछ आइटम है जिनको नॉन GST सप्लाई। ऐसा जरूरी नहीं है कोई GST एक्ट में रजिस्टर्ड और वो सिर्फ GST की सप्लाई दे रहा हो, वो हो सकता है नॉन GST की सप्लाई भी दे रहा हो, इसलिए यहाँ पे ये डिटेल्स डाली गई। उसके बाद उन्होंने कहा नो सप्लाई। नो सप्लाई का क्या मतलब है, जो हमारे शेड्यूल 3 में दी गई है उनको ना गुड्स माना गया ना सर्विसेज माना गया। जैसे सेल ऑफ लैंड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में सप्लाई,
दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए नो सप्लाई। इनको ना तो गुड्स माना गया है, ना ही सर्विसेज माना गया है। शेड्यूल 3 की सारी सप्लाई यहाँ पे रिपोर्ट की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल आएगा 5G में। उसके बाद क्रेडिट, डेबिट नोट, सप्लाई, अमेंड, एडिशन एंड डिलीशन, वो सारी की सारी आप चाहो तो ऊपर नेट ऑफ कर सकते हो। ये पूरी की पूरी 5H से लेके 5K तक पूरी की पूरी टेबल ऑप्शनल है। उसके बाद हमने क्या करा, HIJK का टोटल किया। उसके बाद हमने क्या करा, हमने सारी एग्जेम्प्टेड सप्लाई को या जिस पे टैक्स नहीं लगना उस सप्लाई को टोटल कर दिया कि D16 + 21, ये कि लिखा है कि इसमें G प्लस में L को इन्होंने टोटल कर दिया, यानी कि टोटल आउटपुट माइनस क्रेडिट, डेबिट नोट और अमेंड। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने बताया कि भाई अब हमें ये पता चल गया कि आपकी एग्जेम्प्टेड कितनी है, आपकी टैक्सेबल कितनी है। अब आप हमें बता दो कि उसमें से कौन सी ऐसी टर्नओवर है जिस पे आपकी P&L से मैचिंग हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उन्होंने कहा, यहाँ पे लिखा है ना, आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है 4N + 5M। 4N मतलब पेबल प्लस 5M मतलब नॉन GST और एग्जेम्प्टेड सप्लाई का टोटल। 4N मतलब टोटल सप्लाई का टोटल जो कि जिस पे टैक्स पेबल है। 5M मतलब जिस पे एग्जेम्प्टेड, जिस पे टैक्स नहीं पेबल है। उसको दोनों को प्लस करने के बाद हमें सिर्फ एक चीज को लेस करना है। वो कौन सी चीज होगी, 4G, जिस पे हम आउटपुट की जगह इनपुट पे टैक्स दे रहे हैं। तो 4G को हम माइनस कर देंगे तो हमारी एक्चुअल टर्नओवर आ जाएगी जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेगी। क्या इसके बाद भी कोई डिफरेंस रह सकता है हमारी बैलेंस शीट टर्नओवर में? बिल्कुल रह सकता है। एडवांस जो हमने दिया है उस पर टैक्स लगा होगा, वो आपका P&L का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि वो बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा। अगले साल उसको दिखाएंगे P&L में, तो उसका डिफरेंस होगा। और क्या डिफरेंस हो सकता है, आपने फिक्स्ड एसेट सेल करी मगर P&L में तो वो दिखाई नहीं, या आपकी कोई ऐसी सेल लाइक कोई चार्जेज हैं, कोई इंटरेस्ट की इनकम है जो आपने P&L में डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करी क्रेडिट साइड में, वो डेबिट खर्चों से माइनस कर दी, या किसी वजह से वो बैलेंस शीट का पार्ट बनी, आपकी P&L का पार्ट नहीं बनी। उन डिटेल्स के लिए आपकी बैलेंस शीट की सप्लाई में और आपकी GST की टैक्सेबल टर्नओवर एज वेल एज एग्जेम्प्टेड टर्नओवर के टोटल में डिफरेंस आए। तो मैंने आपको बताया टेबल 4 में टैक्स पेबल, टेबल 5 में एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और 9 में बताया कि कहाँ से हमारा टैक्स पेबल निकलेगा और वो कहाँ पे पेड होगा। तो टैक्स पेबल हमारा 4N से उठ के आया और हमारा जो पेड हुआ उसके बाद जो डिफरेंस आया वो हमें क्लियर हो। क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है? इसके अलावा भी हमने टैक्स पेबल दिखा दिया, एग्जेम्प्टेड दिखा दी, टैक्स पेबल पेड बिल्कुल मैच्ड है, मगर ऐसा हो सकता है कि आपने हो सकता है कोई सप्लाई छोड़ दी हो जो कि टेबल 4 में भी नहीं आई, 5 में भी नहीं आई, मगर आपकी बैलेंस शीट में है और आपने वो वाली टर्नओवर रिपोर्ट करी हो। मान लो मार्च का बिल था, आप भूल गए अपलोड करना, आपने अप्रैल में किया हो और टैक्स भी अप्रैल में दिया हो, देन यू विल हैव टू रिपोर्ट दैट इन टेबल नंबर 10। टेबल नंबर 10 क्या कहती है कि कोई भी सप्लाई जो आपने डिक्लेयर्ड करी हो, और इसमें ऊपर हेडिंग दे रखी है पार्ट 5, इसको बोला जाता है कि पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेट करते हैं मगर डिक्लेयर्ड किए गए रिटर्न्स में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि डिक्लेयर्ड। अगर डिक्लेयर नहीं किए गए, अब यहाँ पे मैं एक आपको वेरिएशन बताता हूँ, डिक्लेयर्ड एंड रिपोर्टेड। रिपोर्टेड मींस GSTR1, आपने रिपोर्ट कर दिया मगर लायबिलिटी पे नहीं हुई, तो जिस दिन आपकी लायबिलिटी पे हुई उस दिन वो डिक्लेयर्ड होगा। टैक्स पे हो गया जिस दिन, उस दिन डिक्लेयर्ड होगा। तो आपने टैक्स कब पे किया? आपने पे किया अप्रैल में, देन यू विल हैव टू रिपोर्ट दैट सप्लाई इन टेबल नंबर 10। जितने भी रुपए की सप्लाई है जो जिसका आपने 3B में टैक्स पे करा है अगले साल नेक्स्ट ईयर, वो आपको यहाँ पे टेबल नंबर 10 में रिपोर्ट करनी होगी। और आपको क्या करना होगा, यदि कोई क्रेडिट नोट या कोई अमेंडमेंट आपने GST पीरियड खत्म होने के बाद, यानी 22-23 का पीरियड खत्म होने के बाद 23-24 में किया जो रिलेट करता है 22-23 से, वो आपको, और उसकी वजह से आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो आपको टेबल नंबर 11 में वो रिपोर्ट करना होगा। और आपकी उसके बाद जो टेबल नंबर 13 में जो टर्नओवर का टोटल आएगा वो आपका 99% आपकी बैलेंस शीट के टर्नओवर से मैच होगा। और उसमें सिर्फ वही 2 वेरिएशन होंगे, जैसा कि एडवांस वाला एज वेल एज आपका कोई फिक्स्ड एसेट वगैरह सेल हुई हो। तो ये टेबल नंबर 10 और 11 ये पार्ट 5 का पार्ट है जो नेक्स्ट ईयर में आपने सप्लाई रिपोर्ट करी 3B के अंदर,
अब उसके बाद आउटपुट में एक पार्ट बचता है, जो पार्ट आपका HSN समरी का है, जो ये कहता है कि आपको HSN समरी देनी है। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि जिस भी किसी की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उस रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी B2B सप्लाई की 4 डिजिट की HSN समरी डिटेल देनी है। और वो कैसे देनी है? HSN कोड डालना है, नाम डालना है, उसके बाद यूनिट डालनी है, कितनी क्वांटिटी है, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, अगर आप कंसेशनल रेट के लिए एप्लीकेबल हो तो वो डालना है, उसके बाद रेट डालना है, और IGST, CGST और SGST। और मैं आपको बता दूं, इन तीनों में यानी कि आपका 15,99,000 जो भी फिगर है उस पर 18% GST मान लीजिए आपका 2,87,000। तो इन तीनों लाइनों का टोटल, इन तीनों कॉलमों का टोटल 2,87,840 ही होना चाहिए। अगर आपका 10 पैसे का भी वेरिएशन है तो यू विल नॉट बी एबल टू अपलोड योर रिपोर्ट। तो ये बात का ध्यान रखें और अपनी डिटेल्स को उस तरीके से एक्यूरेसी से बनाएं। यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको क्या करना होगा? 6 डिजिट का HSN कोड देना होगा और आपको सारी सप्लाई रिपोर्ट करनी होगी। मगर मैंने अभी बताया 5 करोड़ से नीचे है तो 4 डिजिट HSN कोड विद द 4 डिजिट HSN कोड विद B2B सप्लाई ओनली, B2C रिक्वायरमेंट नहीं है। मगर आपको क्या करना होगा? यदि 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट का HSN कोड और फुल सप्लाई यू हैव टू रिपोर्ट इन HSN। तो ये आउटपुट साइड थी जो टेबल नंबर 4, 5, 10, 11 और 9 में टैक्स लायबिलिटी पेड और पेएबल, एंड टेबल नंबर 17 जो आउटपुट HSN समरी के बारे में। आज के वीडियो में मैंने इतना ही बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम ITC पार्ट को भी कवर करेंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।